हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। देखिए, हमने जो अपनी इतिहास की यात्रा प्रारंभ की थी उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ लिया है और वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में को बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आगे और देखते हैं कि महाजनपद काल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी हम क्या क्या जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। देखिए, जो महाजनपद काल है यह एक महान परिवर्तन का काल था। कैसा था? महान परिवर्तन का काल था, क्योंकि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। तो इस कारण से इसे हम एक महान परिवर्तन का काल कहते हैं। और यदि हम बात करें महाजनपद काल की, तो यह महाजनपद जो काल है यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। कब का समय है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। तो इसे महान परिवर्तन का भी काल कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि महाजनपद काल में कौन कौन से परिवर्तन किस किस क्षेत्र में हुए थे, जिस कारण से इसे महान परिवर्तन का काल कहते हैं। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हुए? तो राजनीतिक क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जब जो है आर्य जब भारत में आए थे तो उन्होंने जनों का विकास किया था। किसका विकास किया था? जन का विकास किया था। जन धीरे धीरे से जाकर के जनपद में परिवर्तित हुए। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको पढ़ाया है ये सब कुछ डिटेल में। और अब जनपद से महाजनपद बन गए थे। क्या बन गए थे? जनपद से आपके महाजनपद बन चुके थे। तो यह जो है राजनीतिक क्षेत्र में एक महान परिवर्तन हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्षेत्र की, तो अगला जो क्षेत्र है वह है धार्मिक क्षेत्र। देखिए, धार्मिक क्षेत्र में भी इस समय अनेक महान परिवर्तन हुए। क्यों? क्योंकि इस समय जो धर्म था वह अत्यधिक जटिल हो गया था। मतलब जो वैदिक धर्म था वह अत्यधिक जटिल हो गया था। आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में इतनी जटिलता आ गई थी कि उसे तो जो है उसका पालन करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही थी। तो इस कारण से इस समय महाजनपद काल में एक तो धर्म सुधार परिवर्तन हुए। क्या हुए? धर्म सुधार परिवर्तन, मतलब कि जो वैदिक धर्म था इसमें अनेक धर्म सुधार परिवर्तन किए गए। ठीक है। और कुछ नए धर्मों का भी उदय हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इन दो नए धर्मों का उदय भी इसी समय हुआ। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्षेत्र की, तो देखिए अगले क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र आता है। और आर्थिक क्षेत्र में भी इस समय अनेक परिवर्तन हुए। आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ कि जो व्यापार थे, व्यापार जो था वह मतलब जो व्यापारी होते थे वह श्रेणियों में बट गए। उनकी मतलब श्रेणी बट गई, अलग अलग श्रेणी हो गई। मतलब एक जैसे व्यापारी एक श्रेणी में तो जो है आकर रहने लगे। ठीक है। और इस आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और हुआ कि इस समय द्वितीय नगरीकरण हुआ। क्या हुआ? द्वितीय नगरीकरण। आप सभी जानते हैं कि प्रथम नगरीकरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय हो चुका है। ठीक है। और यह जो समय था यह द्वितीय नगरीकरण का काल था। मतलब कि अब गांव जो थे वह छोटे छोटे नगरों में विकसित होने लगे थे। ठीक है। यदि हम बात करें आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो व्यापार में जैसे यदि हम बात करें तो व्यापार के अंतर्गत राजा जो है व्यापारियों को संरक्षण देने लगा। क्या करने लगा? राजा जो था वह व्यापारियों को संरक्षण देने लगा। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी ही थे वही सबसे ज्यादा तो जो है कर प्रदान
करते थे। इस कारण से मतलब व्यापारी सबसे ज्यादा कर प्रदान करते थे और जिसके कारण राजकोष में वृद्धि होती थी। तो इस कारण से राजा जो है वो व्यापारियों को संरक्षण देने लगा और व्यापारी भी क्या करने लगे, तो व्यापारी राजा को सहायता देने लगे। किस प्रकार की सहायता, तो वो सेना के रूप में भी हो सकती थी, वो कर के रूप में भी हो सकती थी। तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुए। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए सामाजिक क्षेत्र में भी इस समय अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत इस समय तो जो है अनेक नई जातियों का उदय हुआ। क्या हुआ, जातियों का उदय। आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में हमारे समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इस समय जो है अनेक नई जातियों का उदय हुआ और वह उदय अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के कारण हुआ। तो अनेक उपजातियां बन गई। तो यह सामाजिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अब देख लेते हैं हम, देखिए महाजनपद काल की यदि हम बात करें तो देखिए हम मतलब 16 महाजनपद की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कितने महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है, तो कुल 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों को हम पहले तो मैप के द्वारा समझ लेते हैं और फिर हम इनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम 16 महाजनपदों को मैप के ऊपर समझते हैं कि आखिर भारत में इन महाजनपदों की स्थिति कहां पर थी। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए 16 महाजनपदों में यदि हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहला जो जनपद था वह था कंबोज। और कंबोज जो था यह वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो पहला जो महाजनपद था उसका नाम था कंबोज। अभी इन महाजनपदों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली आप इनकी स्थिति देख लीजिए। ठीक है, फिर जो दूसरा जो महाजनपद था वह था गांधार। और गांधार जो था यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो कहां पर, गांधार जो वर्तमान समय में है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो महाजनपद था वह था कुरु। और जो कुरु महाजनपद था यह दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र था। क्या था, दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वह था कुरु महाजनपद। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो जो अगला जो महाजनपद था वह था मत्स्य। और मत्स्य जो महाजनपद था यह राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित था, मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों में यह था। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो महाजनपद था वह था सूरसेन। और सूरसेन जो था यह मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। क्या था, मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था, तो यह था सूरसेन। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो देखिए यहां पर नेपाल की तराई में जो एक महाजनपद हमें मिलता है उसका नाम था पांचाल। ठीक है, यहां पर पांचाल अव्यवस्थित था। फिर इसी के जस्ट बगल में था आपका मल्ल। क्या था, इसी के जस्ट बगल में, तो इसी के जस्ट बगल में था आपका मल्ल महाजनपद। अभी इनके बारे में हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहा कैसे थे, इनकी राजधानी कैसी थी। बस आप अभी मैप पर इनकी अवस्थिति को देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी के बगल में जस्ट था वज्जी। इसके जस्ट बगल में क्या था, वज्जी महाजनपद। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो यहां पर देखिए जो है यहां पर जो था, यहां पर था आपका मल्ल। क्या था, ये कौन सा महाजनपद था, तो यह था यहां पर मल्ल। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर था आपका चेदी। और जो चेदी था यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो यहां पर था आपका चेदी। इसके बाद यदि हम फिर से आगे देखें तो चेदी के बाद जो है उसी के बगल में मिलेगा आपको, चेदी के बगल में यहां पर मिलेगा आपको काशी। यहां पर आपको क्या मिलेगा, काशी, जिसकी राजधानी जो है बनारसी थी। ठीक है, इसके बाद काशी की यदि हम बात करें तो काशी के बाद उसी के बगल में जो था यहां पर कहीं
यहां पर था वत्स, क्या था, यहां पर था आपका वत्स, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर था आपका इस क्षेत्र में पटना और उसके आसपास, तो ये वाला जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में था आपका मगध, क्या था, इस क्षेत्र में था आपका मगध। और इसी के जस्ट नीचे जो था यहां पर इसके आसपास ये था आपका अंग, ठीक है। तो और जो साउथ वाला हिस्सा था, ठीक है, अभी एक दो रह गए हैं तो इनको देख लेते हैं। तो यहां पर था आपका अवंती, जिसे हम वर्तमान समय में क्या कहते हैं, उज्जैन कहते हैं। तो यहां पर था आपका अवंती। और जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था इसमें केवल एक महाजनपद था पूरे में, और यह कहलाता था अस्मक, क्या कहलाता था, अस्मक। तो ये 16 महाजनपद थे और इनकी अवस्थिति भारत में यहां पर थी, ठीक है, जिनमें से दक्षिण भारत में केवल एक महाजनपद था, जबकि उत्तर भारत में अन्य 15 महाजनपद थे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर महाजनपद जो काल है लगभग कब से कब तक है, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस महाजनपद काल की आखिर जानकारी के स्रोत क्या क्या है, कि हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि महाजनपद काल था, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो स्त्रोतों की बात करें तो स्त्रोतों के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 2 स्त्रोत देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक तो है आपका बौद्ध ग्रंथ, और एक है आपका जैन ग्रंथ, क्या है, एक है आपका जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम है क्या, अंगुत्तर निकाय, क्या है, अंगुत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है इसका नाम है भगवती सूत्र, क्या नाम है इसका, भगवती सूत्र। तो इन दोनों महाजनपद से ही हमें, इन दोनों ग्रंथों से ही हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इन दोनों महाजनपदों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख इन ग्रंथों में किया गया है। इसके बाद अब हम एक एक करके 16 महाजनपदों को देखते हैं और इनकी तो जो है राजधानी को देखते हैं और इनकी विशेषताओं को देखते हैं कि क्या क्या इनके अंतर्गत विशेषताएं थी। यदि हम बात करें सबसे पहले महाजनपद की, तो जो सबसे पहला महाजनपद उसका नाम था क्या, कंबोज, क्या नाम था उसका, कंबोज। कंबोज की यदि हम राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था राजपुर या हाटक, क्या नाम था उसका, राजपुर या हाटक। यदि हम बात करें कंबोज की, तो कंबोज के बारे में कौटिल्य ने कहा है, किसने कहा है, कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। तो कौटिल्य ने कहा है कि यहाँ पर मतलब कौटिल्य ने जो है कंबोज को सहस्त्रोजीवपाद कहा है, क्या कहा है, सहस्त्रोजीवपाद। मतलब यहां पर सबसे अच्छे अस्त्र मिलते हैं, जैसे तलवार हो गई, ठीक है, भाला हो गया। तो जितने भी अस्त्र हैं, मतलब सबसे अच्छे अस्त्र जो थे वो कंबोज में प्राप्त होते थे, ठीक है, कंबोज से मिलते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कंबोज से ही, तो कंबोज से ही हमें सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे, क्या मिलते थे, सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े तो जो है हमें कंबोज से ही प्राप्त होते थे। तो ये जानकारी आप लोग याद रखना। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो जो अगला महाजनपद था वह था गांधार, और गांधार की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला महाजनपद था वह था क्या, गांधार, ठीक है।
यदि हम बात करें गांधार की, तो यह वर्तमान समय में पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। जैसे मैंने कि आपको मैप पर बताया है, तो यह वर्तमान समय में पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी का एक नाम तक्षशिला था, ठीक है। और कहीं कहीं पर हमें इसकी राजधानी तो जो है पुष्कलावती भी मिलती है। क्या मिलती है? पुष्कलावती भी इसकी हमें तो जो है राजधानी मिलती है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ के एक शासक थे जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था पुरुषावन, या इन्हीं को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम मतलब पुष्कर साबिन, ठीक है। क्या कहते हैं? पुष्कर साबिन। तो ये यहाँ के एक शासक हैं, ठीक है। और इन्होंने अवंती के शासक जिनका नाम था क्या? चंड प्रद्योत, ठीक है। क्या नाम था? चंड प्रद्योत, इनको हराया था, ठीक है। चंड प्रद्योत को हराया था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हर्यक वंश के शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार, ठीक है। मगध में आप देखेंगे कि बिंबिसार नाम के पहले शासक महत्वपूर्ण आएंगे, ठीक है। तो जो हर्यक वंश के शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार, उन्होंने इनके दरबार में तो एक दूत भेजा था। क्या भेजा था? दूत भेजा था। और यह किसके द्वारा भेजा गया था? तो यह बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, इसके बारे में इतनी ही जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये महाजनपद है वत्स। क्या है? वत्स। तो वत्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर वत्स किस प्रकार का महाजनपद था और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो यदि हम वत्स की बात करें तो वत्स की यदि हम सबसे पहले राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था कौशाम्बी। क्या था इसकी राजधानी? कौशाम्बी। और ठीक है, और यहां पर पौरव वंश के शासन था, मतलब पौरव वंश के शासक यहां पर शासक करते थे। और पौरव वंश के एक महान शासक हुए हैं जिनका नाम है क्या? उदयन। देखिए ये उदयन मगध साम्राज्य वाले नहीं है, ये उदयन दूसरे हैं, ठीक है। ये वत्स के हैं और पौरव वंश के हैं, ठीक है। तो उदयन जो थे इन्होंने मतलब एक धर्मगुरु हैं जिनका नाम है पोंडोला। क्या नाम है? पोंडोला। पोंडोला के प्रभाव में तो जो आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और यदि हम बात करें तो एक मतलब चंड प्रद्योत जो शासक हैं अवंती के, इनकी पुत्री थी जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था वासदत्ता। क्या था? वासदत्ता। ये कौन है? तो ये है चंड प्रद्योत की पुत्री। और चंड प्रद्योत ने तो जो है वासदत्ता का विवाह जो है उदयन के साथ कर दिया था, ठीक है। उदयन के साथ इन्होंने विवाह कर दिया था, ठीक है। यदि हम बात करें वत्स की तो वत्स का शिशुनाग ने, किसने? शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में इसका विलय कर लिया था। क्या कर लिया था? मगध साम्राज्य में विलय। देखिए क्या होता है कि पहले तो ये 16 महाजनपद थे, लेकिन बाद में अंत में संघर्ष होते होते केवल मगध महाजनपद बचेगा और मगध महाजनपद में इन सभी महाजनपदों का विलय हो जाएगा, ठीक है। तो शिशुनाग जो शासक थे नाग वंश के, उन्होंने मगध साम्राज्य के अंतर्गत इसका वत्स का विलय कर लिया था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो अगला जो महाजनपद उसका नाम था अवंती, ठीक है। अवंती की यदि हम बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण जनपद था मगध के बाद, ठीक है। मगध के बाद मतलब दूसरा नंबर का महत्वपूर्ण जनपद था। अवंती की 2 राजधानियां थी। यदि हम बात करें तो अवंती 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उसको कहते थे उज्जैनी। क्या कहते थे? उज्जैनी। और जो दक्षिणी अवंती थी इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था महेशमती। क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था
महेशमती, ठीक है, जो कि वर्तमान समय के मतलब महेश्वर का क्षेत्र है, मतलब महेश्वर, खंडवा और उसके आसपास का क्षेत्र यह था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका भी अवंती महाजनपद का भी जो है विलय शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में कर लिया था। क्या कर लिया था तो इसका विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? शिशुनाग ने किया। शिशुनाग ने किया। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो अगला महाजनपद था यह था अस्मक, ठीक है। अस्मक की यदि हम बात करें तो अस्मक की जो राजधानी थी वह थी पोटन या पोटली। क्या थी? पोटन या पोटली। और जो यह अस्मक था यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्या था? यह दक्षिण भारत का मतलब एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। और यदि हम बात करें तो यह जो है गोदावरी और गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। क्या? गोदावरी और गोदावरी नदी की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। तो इन दोनों नदियों के तट के आसपास स्थित था। तट के आसपास स्थित था, ठीक है। तो यह जानकारी आप लोग अस्मक के बारे में याद रखना। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो देखिए अगला जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य। ठीक है, क्या नाम था उसका? उसका नाम था मत्स्य, ठीक है। मत्स्य की यदि हम बात करें तो मत्स्य की जो राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर। क्या थी उसकी राजधानी? विराटनगर। और यह जो मत्स्य नामक महाजनपद था यह राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में अव्यवस्थित था, मतलब स्थित था। तो राजस्थान व उसके आसपास के क्षेत्र में यह क्या था? स्थित था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो जो अगला महाजनपद था वह था कुरु, ठीक है। कुरु जो महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था उसका? नाम था इंद्रप्रस्थ। आपने यदि महाभारत देखी होगी तो आपने उसमें महाभारत में तो जो है देखा होगा कि महाराज जो है दुर्योधन के जो पिता हैं जिनका नाम है महाराज धृतराष्ट्र, वह पांडवों को इंद्रप्रस्थ और उसके आसपास का क्षेत्र देते हैं और पांडव जो है बाद में जुए में अपना यह इंद्रप्रस्थ हार जाते हैं, ठीक है। तो यही वो कुरु और इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ जो है यह वर्तमान समय में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। क्या है? दिल्ली व उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो अगला जो महाजनपद था उसका नाम था सूरसेन। और सूरसेन की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी थी क्या? मथुरा। यानी यह जो महाजनपद था यह मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था, ठीक है। यदि हम बात करें महाराज कंस की, तो महाराज जो कंस थे वह इसी मतलब महाजनपद के थे, ठीक है। और उनके कंस की हत्या के बाद तो जो है महाराज उग्रसेन इनके यहाँ के शासक बने, ठीक है। यदि हम बात करें तो जो सूरसेन है यह मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित था। इसके बाद हम अगले महाजनपद की बात करते हैं, तो अगला जो महाजनपद था उसका नाम था पांचाल, ठीक है। और पांचाल की यदि हम बात करें तो पांचाल भी दो भागों में विभाजित था। कौन कौन? एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और एक था आपका दक्षिणी पांचाल।
इन दोनों की अलग अलग राजधानी थी। यदि हम बात करें उत्तरी पांचाल की, तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी उसका नाम था अहिच्छत्र। क्या था उसका नाम? अहिच्छत्र। और जो दक्षिणी पांचाल था, इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था काम्पिल्य। क्या नाम था इसका? काम्पिल्य। यदि हम बात करें तो पांचाली द्रौपदी जो थी वो इसी महाजनपद की थी। ठीक है, महाभारत काल में पांडवों की जो पत्नी थी जिनका नाम था पांचाली द्रौपदी, वह इसी महाजनपद की थी। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो जो अगला महाजनपद था उसका नाम था कौशल। और कौशल की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की बात करें तो ये वही कौशल महाजनपद है जहां पर मतलब भगवान रामचंद्र जी जो थे वो कौशल महाजनपद से ही संबंधित थे और कौशल महाजनपद पर ही राज करते थे। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो जो अगला महाजनपद था उसका नाम था क्या? वज्जी। क्या था उसका नाम? वज्जी। और वज्जी जो महाजनपद था, इसकी जो है, यदि हम वज्जी महाजनपद की बात करें तो यह सबसे बड़ा गणराज्य था। क्या था? यह गणराज्य था और यह सबसे बड़ा संघ भी था और यह 8 गणों से मिलकर बना हुआ था। क्या? 8 गणों से यह मिलकर बना हुआ था। ठीक है। और यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी की थी, इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली। वज्जी संघ की जो राजधानी थी वह वैशाली थी और यह जो है महाजनपद, यह उस समय में बहुत मतलब शक्तिशाली था। ठीक है, क्योंकि 8 गणों का संघ है इकट्ठा वज्जी महाजनपद। जब 8 शक्ति इकट्ठी हो जाएंगी तो वह जो महाजनपद है यह सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम अगले महाजनपद की यदि बात करें तो अगला जो महाजनपद वह था अंग। ठीक है, अंग यह जो महाजनपद था यह वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो अंग की जो राजधानी थी उस समय उसका नाम था क्या? चंपा। ठीक है, क्या नाम था? चंपा। और जो अंग महाजनपद है यह वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, किसके? पश्चिम बंगाल व उसके आसपास के क्षेत्र में यह विकसित था। ठीक है, यदि हम बात करें, आपने एक नाम महाभारत काल में सुना होगा क्या? अंगराज कर्ण। तो अंगराज जो कर्ण थे जो कि दुर्योधन के मित्र थे, तो दुर्योधन ने इसी अंग का राजा अंगराज कर्ण को बनाया हुआ था। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो जो अगला महाजनपद था उसका नाम था क्या? उसका नाम था काशी। ठीक है, और जो काशी महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था क्या? वाराणसी। मतलब यह महाजनपद वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है विकसित था। ठीक है, क्या था? वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो अगला जो महाजनपद था वह था मल्ल। ठीक है, और जो मल्ल जहां महाजनपद था इसकी भी 2 राजधानियां थी। इसकी भी जो है 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? तो एक जो मल्ल महाजनपद था इसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था कुशीनारा। क्या नाम था? कुशीनारा। और एक जो राजधानी थी उसका नाम था पावापुरी। संयोग की बात ये है कि कुशीनारा में तो जो है गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यदि हम बात करें पावापुरी में, तो यहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी मृत्यु तो जो है पावापुरी में हुई थी। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, तो अगला जो महाजनपद था उसका नाम था क्या? चेदी। और यह जो चेदी महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था सुक्तिमती। क्या था?
इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, यदि हम बात करें तो यह वर्तमान समय में मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वह इस समय मतलब इस समय जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यह उस समय चेदी गणराज्य था। ठीक है, और चेदी गणराज्य के जो शासक थे उनका नाम था शिशुपाल। महाभारत काल में जो है शिशुपाल इस क्षेत्र के शासक थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अगले महाजनपद की, जो अगला महाजनपद था उसका नाम था मगध, और मगध महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था राजगृह या गिरिराज। ठीक है, तो यह वर्तमान समय में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित था। क्या था? पटना व उसके आसपास के क्षेत्र में यह विकसित था। ठीक है, तो मगध के बारे में जो है हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो हम मगध के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूं कि आपको 16 महाजनपद समझ में आ गए होंगे, उनकी महास्थिति आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम जस्ट अब अपने मतलब मगध महाजनपद के ऊपर डिटेल में अध्ययन करेंगे और हम मगध महाजनपद की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो महाजनपद हैं वो पूरे मतलब इनका विलय जो है मगध महाजनपद में हो जाएगा। अब मगध महाजनपद कैसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनेगा और कैसे तो जो है इन सभी महाजनपदों को अपने क्षेत्र में मिलाएगा, इसकी सभी की पूरी डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि यह जो जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसको? सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। तो हमारे वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप और क्या चाहते हैं, और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।